नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का राज स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है ना? धर्मेंद्र जी, ज्योति, नवीन, शिखा, तरुण, दुर्गेश, अर्चना, रोहित, दीपशिखा, इंद्रेश, आशीष, बहुत सारे लोग हैं, विशाल, परशुराम, तरुण, सब ठीक ठाक होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे महाजनपद काल के, और महाजनपद काल में को बताया था कि पहला महत्वपूर्ण तथ्य बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इस समय काल की जो कुछ विशेषता थी। समय काल में आपको बताया था बेसिकली यह पुरातात्विक दृष्टि से किस प्रकार के मृदभांड का समय काल था। तो NBPW, नॉर्थ ब्लैक वेयर पेंटेड वेयर, NBPW का उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का समय काल था। इस समय काल में लोहे के कृषि उपकरणों का अधिकाधिक कृषि क्षेत्र में प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ धान रोपण की पद्धति की लोगों को जानकारी हुई। इन दोनों के मिलने से कृषि अधिशेष की स्थिति बनी। कृषि अधिशेष की स्थिति के साथ साथ इस समय काल में मुद्रा व्यवस्था अर्थात आहत मुद्रा, जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे, उनकी भी शुरुआत हुई। व्यापार वाणिज्य को बल मिला। इस समय काल में नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हुई तो नियमित मुद्रा के रूप में कर व्यवस्था की शुरुआत हुई। जब मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हो गई, कर व्यवस्था की शुरुआत हो गई, तो यहीं से सैन्य व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। वेतन भोगी सैनिकों के रहने के लिए या राजमहल के कर्मचारियों के लिए या राजा के संदर्भ में भी अब उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो कस्बों की शुरुआत होती है, नगर की शुरुआत होती है। द्वितीय नगरीकरण के काल के रूप में इसे जाना जाता है, महाजनपद काल को। इसी संदर्भ में आपको बताया कि लेखन शैली का दोबारा से जन्म होता है, और लेखन शैली की जब दोबारा शुरुआत होती है तो यहीं से भारत के ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। किसी ने कल कमेंट में लिखा हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व को लेकर के। 6ठी सदी ईसा पूर्व का मतलब है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, और वहां से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है पूरा का पूरा। जैसे यह 21वीं सदी चल रहा है, तो 21वीं सदी कब से शुरू हो रहा है? तो ये जो कुल 100 वर्षों का बीच का समय काल है वो 21वीं सदी है। वैसे ही वहां पे 6ठी सदी ईसा पूर्व, तो नियमित सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हुई, नगरीकरण की दोबारा शुरुआत हुई, द्वितीय नगरीकरण का समय काल, और लेखन शैली की दोबारा शुरुआत होती है, ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो गई। और इसके साथ नगरीकरण में बहुत सारे नए पेशे से जुड़े हुए नए नए वर्गों की शुरुआत भी होती है। यह वह समय काल था जब भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा देखने को मिलता है। यह वह समय काल था जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुत सारे लोग समाज में अलग अलग धर्म संप्रदायों की शुरुआत करते हैं, और इन धर्म संप्रदायों की शुरुआत को धार्मिक और बौद्धिक अशांति का काल या दौर भी कहा जाता है, 6ठी सदी ईसा पूर्व को। इन संप्रदायों में दो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा यह समय काल था कि पूर्व वैदिक काल के कबीले उत्तर वैदिक काल में जब जनपद हो गए, तो यही जनपद इस समय काल में अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में आपस में संयुक्त होकर के महाजनपदों अर्थात राज्यों की स्थापना कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। इस समय काल में कुल 16 महाजनपद के साक्ष्य मिलते हैं। 16 महाजनपद में पहले बात तो ये कि इनकी जानकारी कहां से मिलती है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, तो 2 बौद्ध ग्रंथ बताया था और एक जैन ग्रंथ बताया था। जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, जबकि महावस्तु और अंगुत्तर निकाय 2 बौद्ध ग्रंथ के रूप में देखने को मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्रामाणिक जानकारी मिलती है। कोई एक उत्तर लगाना होगा तो हमेशा अंगुत्तर निकाय ही आप टिक करेंगे। इसके अलावा आपको बताया हुआ था कि जो 16 महाजनपद है, इनमें 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वंशानुगत पे आधारित, और 2 मल्ल और वज्जी संघ ऐसे 2 महाजनपद थे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।
मल्ल की दो शाखाएं थी, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। तो दो ब्रांचेज इनके हो गए, तो दो मल्ल हो गए। और वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था महाजनपद के रूप में। तो 8 वो वज्जी संघ वाले और 2 मल्ल वाले, अर्थात 10 गणराज्य, अर्थात 16 महाजनपद के अंतर्गत ही 10 गणराज्यों का भी अस्तित्व देखने को मिलता है शासन व्यवस्था के हिसाब से। आपको लास्ट हेडिंग डलाया हुआ था 16 महाजनपदों का विवरण, 16 महाजनपद का विवरण, यही था ना भाई। अब फटाक से मेरे साथ इन 16 महाजनपद के नाम लिखेंगे, इनकी राजधानी लिखेंगे जरा। 16 महाजनपदों के विवरण याद कर लेना, कल मैं पूछूंगा का विवरण। जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो कुछ और भी इसके अलावा भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ इनकी राजधानियां। फिलहाल यही काम करेंगे। सबसे पहले अंग जनपद, अंग महाजनपद, राजधानी चंपा। नोट करना शुरू करेंगे मेरे साथी, ऐसे ही बिल्कुल नोट करना शुरू करेंगे। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा। दूसरा मगध, आरंभिक राजधानी इसकी गिरी व्रज ऑब्लिक राजगृह, बाद में राजगृह होती है और आगे चल करके पाटलिपुत्र भी हो जाती है, लेकिन बाद में हम इसको नोट करेंगे पाटलिपुत्र को। इसके अलावा अवंती, राजधानी हो जाएगी उज्जैनी, उज्जैन को ही उज्जैनी कहा जाता है। और यह उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती में बटा हुआ था, तो उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की माहिष्मती, अर्थात इसकी दो राजधानियां देखने को मिलती हैं, उज्जैनी एंड माहिष्मती, जय माहिष्मती। इसके अलावा कौशल, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और कुशावती, श्रावस्ती और कुशावती। इसके अलावा कंबोज, कंबोज राजधानी है इसकी हाटक, 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 फाटक नहीं है ये, हाटक है, HATAK, हाटक, कंबोज। आगे बढ़ेंगे। गांधार, गांधार राजधानी भी लिखेंगे तक्षशिला। कुरु, हस्तिनापुर, काशी, वाराणसी, मल्ल, कुशीनगर, वत्स, कौशांबी, मत्स्य, विराटनगर, वज्जी संघ, वैशाली, चेदी, राजधानी सोथीवती, सोथीवती या इसी को ऑब्लिक कर ले शुक्तिमती। पांचाल, अहिच्छत्र, ये भी उत्तरी और दक्षिणी पांचाल में बटा हुआ है। अहिच्छत्र एंड कांपिल्य, शूरसेन,
मथुरा, अश्मक, राजधानी पोतन। अश्मक के विषय में भी बात करते हैं। अब ये थोड़ा समझेंगे, अश्मक के विषय में बात करते हैं। अश्मक वैसे दक्षिण भारत में था, कहां पे? गोदावरी नदी के किनारे बताते हैं। शूरसेन मथुरा, अर्थात मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो शूरसेन हो गया। पांचाल, अहिछत्र और काम्पिली इसकी राजधानी। बरेली के आसपास का जो क्षेत्र था वो पांचाल के तौर पे जाना जाता था। चेदी, बुंदेलखंड का जो एरिया था वो चेदी महाजनपद के तौर पे जाना जाता था। वज्जी संघ, ये बिहार, कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, वज्जी संघ। मत्स्य, मत्स्य कहां पे? राजस्थान, राजस्थान में कौन सा एक महाजनपद था? मत्स्य। वत्स, इलाहाबाद, कौशांबी जो जिला है इलाहाबाद से सटा हुआ, पहले इलाहाबाद ही होता था। इलाहाबाद तथा आसपास का क्षेत्र ये हो गया। मल्ल, मल्ल के दो ब्रांचेस थे, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। नेपाल की तराई में उत्तरी नॉर्थ यूपी का जो एरिया था वो मल्ल के तौर पे जाना जाता था। गोरखपुर, देवरिया के आसपास का जो एरिया था। काशी आप जानते हैं, कुरु, दिल्ली तथा आसपास का एरिया। गांधार, गांधार कहां पे? तो अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया, पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया। ऐसे ऐसे करके ये सारे एरिया देखने को मिलते हैं। अंग कहां पे था? अंग बिहार में है। मगध कहां पे? बिहार में। अवंती मध्य प्रदेश में, वर्तमान का एरिया। कौशल, कौशल भी यूपी में, मध्य उत्तरी यूपी। कंबोज, कंबोज कहां पे? तो कंबोज वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान, कश्मीर सटा हुआ जो एरिया था वहां पे कंबोज था। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है हमें, एक चीज और जोड़ेंगे, लिखेंगे इसमें नीचे एक लाइन। उल्लेखनीय है कि कंबोज, कंबोज तथा गांधार, कंबोज तथा गांधार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, कंबोज तथा गांधार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, मत्स्य राजस्थान क्षेत्र में, मत्स्य राजस्थान क्षेत्र में, कौमा अश्मक दक्षिण भारत में, अश्मक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी, महत्वपूर्ण तथ्य है, निम्नलिखित से कौन सा एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में या गोदावरी नदी घाटी में स्थित था? गोदावरी नदी घाटी में स्थित अश्मक गोदावरी नदी घाटी में स्थित था, जबकि शेष, जबकि अन्य सभी महाजनपद, अन्य सभी महाजनपद गंगा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित थे। अन्य सभी महाजनपद गंगा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित थे। इसी में कालांतर में मतलब समय के साथ बाद में, कालांतर में मगध ने
कालांतर में मगध ने अन्य 15 महाजनपदों को विजित करते हुए जीतते हुए मगध साम्राज्य का अन्य 15 महाजनपद को विजित करते हुए मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, जिसे मगध साम्राज्यवाद कहा जाता है। मगध साम्राज्यवाद कहा जाता है। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश ब्रैकेट में लिखेंगे पितृहंता वंश, हर्यक वंश ब्रैकेट में पितृहंता वंश, बताते हैं क्या है सब, एरो, नागवंश, नंदवंश, एरो, मौर्य ने शासन किया था, जबकि मगध साम्राज्यवाद का आरंभ बिंबिसार द्वारा अंग की विजय से हुआ, अंग महाजनपद की विजय से हुआ, जबकि इसका अंत अशोक द्वारा कलिंग की विजय से हुआ था। एक लाइन और, मगध पर सर्वप्रथम, नहीं ऐसा नहीं, पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन
पुराणों के अनुसार, अंडरलाइन करेंगे पुराण ये बात कह रहे हैं, पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था, जबकि बौद्ध ग्रंथ जो कि इस काल की ज्यादा प्रामाणिक जानकारी देते हैं, के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ था। हर्यक वंश अब कभी पेपर में यह पूछा जाएगा कि पुराणों के हिसाब से मगध पर किसका शासन था, तब तो आप ये उत्तर करेंगे, ध्यान देंगे। अगर प्रश्न में यह रहा कि पुराणों के अनुसार, अगर पुराण शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब मगध पर आप टिक करेंगे बृहद्रथ वंश का शासन सबसे पहले स्थापित हुआ था। और अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा निम्नलिखित में से मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला कौन एक राजवंश था, तब उत्तर होगा आपका हर्यक वंश। लिखेंगे हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पिता जो कि राजा था उसकी हत्या करके उसका बेटा अगला राजा बनता है। इस राजवंश में एक परंपरा देखने को मिलती है, इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने की थी। अब देखें, लिखना बंद करें। मगध की बात हो रही है, मगध साम्राज्यवाद की बात हो रही है, तो इसमें जो राजवंश है सबसे पहले हर्यक वंश देखने को मिलता है, फिर इसके बाद नाग वंश देखने को मिलता है, फिर इसके बाद नंद वंश देखने को मिलता है। हर्यक वंश की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो राजा हुआ वो हुआ बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसमें जो अगला राजा हुआ वो हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद इसका जो बेटा था उदयन, वो अगला शासक हुआ, जबकि अंतिम जो शासक हुआ नागदशक हुआ, और इसे ही दर्शक भी कहा जाता है। इस प्रकार की बातें हैं। और ये सारे के सारे, जैसे उदयन अपने पिता की हत्या करता है, खुद राजा बन जाता है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, खुद राजा बन जाता है, इस वजह से पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके बाद नागवंश की अगर बात किया जाए तो नागवंश में जो पहला राजा हुआ वो हुआ शिशुनाग। शिशु भी है लेकिन नाग भी है, शिशुनाग। इसके बाद कालाशोक अगला राजा हुआ, और इस वंश का जो अंतिम राजा हुआ उसे महानंदिन कहा जाता है या फिर नंदीवर्धन कहा जाता है। महानंदिन या नंदीवर्धन। नंदवंश में इस वंश की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वो था महापद्मनंद।
पता होगा। और महापद्मनंद के कुल 5 बेटे थे और बारी बारी से शासन हो रहा है। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद, जो कि महापद्मनंद का ही एक बेटा था। और घनानंद की ही हत्या करके, घनानंद की सत्ता समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में किया हुआ था। बारी बारी से इनके विषय में हमें थोड़ा सा बात करते चले जाना है। सबसे पहले बात करेंगे बिंबिसार की, और बिंबिसार को लेकर के कुछ बातें परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत इसी के समय काल हुई थी, क्योंकि मगध के पड़ोस में ही जो अंग महाजनपद था उसे ही सबसे पहले इन्होंने जीता था, मगध में मिलाया था। वहां का जो राजा था ब्रह्मदत्त, उसे हराया था और मगध में मिला लिया था। यहीं से मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी। और अशोक का जो कलिंग विजय हुआ था 9वें वर्ष उसके राज्याभिषेक के, तो वहां पे 261 ईसा पूर्व में इस मगध साम्राज्यवाद की प्रक्रिया जाकर के समाप्त हुई थी। बिंबिसार को लेकर के जो पहली बात देखने को मिलती है वो ये कि इसे सेनीय बिंबिसार कहा जाता है। सेनीय शब्द का प्रयोग किया गया है बिंबिसार के लिए। क्यों सेनीय शब्द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि भारतीय इतिहास में प्रथम बार बड़ी मात्रा में इन्होंने सैनिक, वेतन भोगी सैनिक रखा हुआ था। जो सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हमने लिखा हुआ था टैक्सेशन के बाद, तो वही प्रथम बार बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती कहा हुआ था। इस वजह से इसे सेनीय बिंबिसार भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे सेनीय भी कहा जाता है? तो उत्तर होगा बिंबिसार को। इसके अलावा इन्होंने मगध साम्राज्य के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विस्तार के लिए युद्ध तो किया ही किया, युद्ध के आधार पर जितना हो सकता था वो किया। और इसके अलावा एक बुद्धि का प्रयोग किया इन्होंने, बहुत सारे काफी विवाह भी किए, अलग अलग राजघरानों में काफी विवाह भी इन्होंने किया। और इन कई सारी विवाहों में 3 विवाह बहुत ही पॉपुलर इसके देखने को मिलते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है काशी की कौशल की जो राजकुमारी थी, कौशल राजकुमारी, जिनका नाम था महाकौशल देवी, इनके साथ विवाह हुआ था। और कौशल जो महाजनपद था उसका जो राजा था, अर्थात इनका जो भाई था वो था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन की महाकौशल देवी का विवाह बिंबिसार के साथ किया था मित्रतावश। दूसरा जो विवाह हुआ था लिच्छवी राजघराने में, लिच्छवी राजकुमारी, इनका नाम था बड़ा ही प्यारा सा चिल्हना से। और एक तीसरा मद्र क्षेत्र के विषय में बहुत सारी किताबें खामोश हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कहां पे ये लोकेशन था। कुछ किताबों से जानकारी मिलती है कि संभवतः ये पंजाब में कहीं एरिया था, मद्र क्षेत्र। और यहाँ की एक राजकुमारी थी क्षेमा। इनसे ये 3 विवाह इनके बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। और ये जो महाकौशल देवी से इन्होंने विवाह किया था, अर्थात कौशल राजकुमारी से, तो इन्हें दहेज में मिला हुआ था। दहेज में क्या मिला हुआ था? काशी का क्षेत्र मिला हुआ था, काशी महाजनपद मिला हुआ था। कैसे काशी महाजनपद मिल गया? क्योंकि कौशल का जो ये राजा था प्रसेनजीत, उसने पहले ही काशी को जीत लिया था, अर्थात जीता हुआ क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया। किसको? मगध को दे दिया, अर्थात बिंबिसार को दे दिया दहेज में। काशी से 1 लाख मुद्रा की आय होती थी वार्षिक। 1 लाख मुद्रा की आय वाले काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में प्रसेनजीत ने, जो कि कौशल का राजा था, अपनी बहन महाकौशल देवी के विवाह के समय काल में बिंबिसार को ऐसे गिफ्ट कर दिया था, दहेज में दिया हुआ था। तो ये बातें हुई इनके विवाह की। इसके अलावा यहीं पे देखते हैं, इसके अलावा कुछ और भी बातें, जैसे
बिंबिसार बुद्ध का मित्र था और बुद्ध का समकालीन हो गया। मित्र था तो समकालीन मतलब एक ही पैरल, जैसे मैं और आप एक दूसरे एक के संदर्भ में देखा है तो हम लोग समकालीन हैं, एक ही समय काल के हैं। बुद्ध का मित्र था, बुद्ध का समकालीन था और बौद्धों के लिए वेलुवन दान में दिया हुआ था। एक दान में क्षेत्र दिया हुआ था, वन दिया हुआ था, जिसको वेलुवन कहा जाता है, ताकि बौद्ध जो भी भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, वो वहां पे निवास कर सके। मित्रता के माध्यम से भी इन्होंने अपने मगध साम्राज्य को सुरक्षित किया हुआ था। इसी प्रक्रिया में अवंती का जो राजा था, जिसका नाम था चंडप्रद्योत, चंडप्रद्योत से भी इन्होंने मित्रता किया हुआ था। और जब एक बार चंडप्रद्योत बीमार पड़ गया था तो अपने चिकित्सक अर्थात बिंबिसार ने अपने चिकित्सक चिकित्सक का नाम था जीवक को इनका इलाज करने के लिए भेजा हुआ था। जीवक के विषय में भी कहा जाता है, एक प्रश्न पूछा हुआ था कुछ वर्ष पहले यूपीपीसीएस में कि जीवक जो कि इनका चिकित्सक था बिंबिसार का, उसका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था, तो ये भाई साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे जीवक साहब। तो मित्रता की बात कर लिया, सैन्य की बात कर लिया, विवाह की बात कर लिया। बिंबिसार के समय काल में यही चीजें देखने को मिलती हैं। इसका अंत थोड़ा सा दुखद ये हो जाता है कि इनका जो बेटा था अजातशत्रु ने इनकी हत्या किया और अगला मगध का राजा बन गया। अगला राजा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु के संदर्भ में जो पहली बात देखने को मिलती है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था कुनिक। नाम याद करेंगे, कुनिक। अजातशत्रु का वास्तविक नाम था कुनिक। किस प्रकार का शासक था, तो यह मगध में एक साम्राज्यवादी, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, साम्राज्यवादी राजा के तौर पे जाना जाता है। साम्राज्यवादी राजा कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र की सीमा का विस्तार करना, किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र की सीमा लगातार बढ़ाते चले जाना, यह होता है साम्राज्यवाद। और मगध में साम्राज्यवादी राजा के तौर पे अजातशत्रु का नाम उल्लेखनीय तौर पे याद किया जाता है। साम्राज्यवादी राजा था, इसके दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक, सबसे पहले कि चूंकि जो ये काशी का क्षेत्र था, जो कि दहेज में इनके पिताजी को मिला हुआ था, काशी का क्षेत्र जो कि दहेज में किसको मिला हुआ था, बिंबिसार को मिला हुआ था, अजातशत्रु को मिला नहीं था। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। ऐसे में प्रसेनजीत ने कौशल का राजा कहा कि हमें हमारा काशी का क्षेत्र वापस कर दो, क्योंकि तुमने अजातशत्रु गलत काम किया है। हमने तुम्हारे बाबूजी को दिया हुआ था ये दहेज के रूप में, हमारा दहेज हमें वापस करो। जब हमारा दामाद ही नहीं रहा तो हम दहेज क्यों दें। अजातशत्रु ने कहा कि हम नहीं देंगे, काशी का क्षेत्र बहुत अच्छी आय हो रही है, हम नहीं देंगे। एक बार आ गया तो आ गया घर में, अब वापस हम तुम्हें नहीं देंगे। प्रसेनजीत नाराज होते हैं और प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच काशी के मुद्दे को लेकर के युद्ध होता है। और साम्राज्यवादी था अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत हार गए। अब माथे पे सर पे इनका हाथ, अब क्या करें। तो अजातशत्रु ने कहा अच्छा घबराइए नहीं, अभी तो पिताजी नहीं, आपकी बहन से शादी किया हुआ था, ऐसा करिए कि मैं आपको माफ कर देता हूं, आपकी गलती को माफ कर देता हूं। आप अपनी एक बेटी जिसका नाम है वाजिरा का विवाह हमसे कर दीजिए। अब प्रसेनजीत को कुछ सूझा नहीं कि भैया हारे हुए हैं तो सब कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, अभी तक बहन की शादी किया था, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री जिसका नाम है प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह इस बार अजातशत्रु के साथ कर दिया था। बात आई गई हो गई और काशी अजातशत्रु अर्थात मगध के पास ही सुरक्षित रहा।
वज्जी संघ के साथ एक युद्ध का उल्लेख किताबों में देखने को मिलता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध किया और वज्जी संघ को मगध में मिला भी लिया था। अब वज्जी संघ को मगध में मिला लिया गया अजातशत्रु के समय काल में, तो इसको लेकर के दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली ये कि वज्जी संघ में फूट डालने का कार्य, वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था और 8 गणराज्यों में आपस में तनातनी की स्थिति पैदा कर दिया इनके एक मंत्री जिसका नाम था वत्सकार ने इन 8 में फूट पैदा कर दिया। वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था, फूट पड़ गया तो अब एक नहीं रहे तो सामूहिकता नहीं दिखाई दी और मगध के सैनिकों से या मगध की सेना से वज्जी संघ हार गया। तो एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन था जिसने वज्जी संघ में फूट डालने का काम किया था? उसका उत्तर है वत्सकार। और दूसरी एक बात देखने को मिलती है, इस युद्ध में वज्जी संघ के साथ जो मगध का युद्ध हुआ था, अजातशत्रु का जो युद्ध हुआ था, उसमें अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। 2 नए हथियारों का प्रयोग किया हुआ था, एक महाकंटकशिला और एक रथमूसल। महाकंटकशिला और एक रथमूसल, 2 नए हथियारों का प्रयोग किसको हराने में अजातशत्रु ने किया हुआ था? वज्जी संघ को हराने के लिए किया हुआ था वत्सकार जी। एक दूसरी बात दिखाई पड़ती है, अजातशत्रु के समय काल में ही बुद्ध के ये समकालीन थे और अजातशत्रु की बात हो रही है, बुद्ध के समकालीन थे और इसी के समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक था अजातशत्रु। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो इनके जो अवशेष थे, इनके अवशेषों को 8 भाग में बांटा गया था। 8 भाग में बांटा गया था और इन 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए थे। इन 8 में से एक भाग किसको प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु को प्राप्त हुआ था। तो एक प्रश्न बनता है कि मगध का कौन सा राजा था जिसने बुद्ध के अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण कराया था? कहां पे? राजधानी राजगृह में। कहां पे भाई? राजधानी राजगृह में एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसका उत्तर भी है अजातशत्रु। बात समझ में आ रही है भाई? एक लास्ट इसमें बात देखने को मिलेगी कि बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में और इसी समय राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन, राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस प्रथम बौद्ध सम्मेलन में ही बुद्ध का एक परम शिष्य था आनंद, एक दूसरा परम शिष्य था जिसका नाम था उपाली। आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई थी और उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई थी। बात जाके यहाँ पे इसकी समाप्त होती है। कालांतर में इसका जो पुत्र था उदयन ने इसकी हत्या कर दी अजातशत्रु की। अपने पिता की हत्या अजातशत्रु ने किया था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया और अगला राजा हो गया मगध का उदयन। अब उदयन के समय पहली बात कि चूंकि क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तृत हो गया था, मगध का काफी विस्तार वाला हो गया था, उत्तर में वज्जी संघ पे पूरा नियंत्रण हो चुका था, वज्जी संघ अर्थात मगध ही हो गया था। ऐसे में जब क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था तो जो राजधानी ये राजगृह थी वो बहुत उचित नहीं दिखाई पड़ती थी। राजधानी को कोशिश ये किया जाता है कि हमेशा साम्राज्य के केंद्र में रहे, बीच में रहे, और राजगृह उचित नहीं लग रहा था। इस वजह से उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे ही मगध की अगली राजधानी के रूप में स्थापित किया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर कहा जाता था। क्या कहते थे? कुसुमपुर कहा जाता था। अब पाटलिपुत्र के बारे में एक बात देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र राजधानी कभी भी, एक बात आप ध्यान से समझें कि कोई भी राज्य की राजधानी जब बनाई जाती है तो उसकी सुरक्षा
बाहरियों से उसकी सुरक्षा को हमेशा तवज्जो दिया जाता है। पाटलिपुत्र जहां गंगा और सोन नदियों के बीच में स्थित थी, अगर किसी दूसरे राज्य को अटैक करना है पाटलिपुत्र पे तो पहले नदियों को पार करना पड़ेगा, तब तक पाटलिपुत्र सजग हो जाएगा। पाटलिपुत्र जहां गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित था, वहीं वहीं ये जो गिरिव्रज या राजगृह था, गिरिव्रज या राजगृह था, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था। तो ये भी प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षित राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। नोट करना शुरू करेंगे इन सारी बातों को। फटाक से नोट करना शुरू कर लें। ये तो हो गया था। हेडिंग डालेंगे बिंबिसार। नहीं नहीं नहीं, स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बिंबिसार। बिंबिसार नहीं लिखा है क्या आज? चले कोई बात नहीं, इतना समझ लिया है, कोई बात नहीं, कल लिखा लेते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। क्यों भाई? ठीक है, बिल्कुल परेशान होइए। इतनी सारी बात आप समझ ली है, इन सारी बातों को नोट कर लेंगे और जो इसमें शेष बचा हुआ है वो आगे फिर कर लिया जाएगा। बिल्कुल परेशान होइए। और जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो इसके अलावा भी इसी में से बहुत सारे अलग से प्रश्न निकलेंगे, आपको वो बैच में उपलब्ध भी करा देंगे, उनको अलग से आप याद भी कर लीजिएगा। रहने दें, कल इन बातों को नोट कर लेंगे। कल नोट करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, कल नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर रेस्ट करें। कोई बात नहीं, परेशान ना हो बिल्कुल। कल थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, कल नोट कर लेंगे। कुछ लोगों की इच्छा नहीं है, छोड़ देते हैं, रहने दें, बिल्कुल। रंजना जी 6 बजे किसकी क्लास होगी? आज वही आशीष जी क्लास होगी, मेरी क्लास होगी और रीजनिंग वाले सर की क्लास होगी। कल से टाइम शेड्यूल उसमें चेंज हो जाएगा पब्लिक क्लास में। ठीक है, कल नोट कर लेंगे, बिल्कुल खुश रहे, अच्छे से रहे। अरे ओम प्रकाश जी छोड़ दिया करिए मुझे भी भाई। ठीक है ठीक है ठीक है राधा जी, ठीक है, धन्यवाद, कल नोट कर लेंगे।